हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 8 कवर करेंगे जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्री एग्ज़ाम को देखते हुए ये टेस्ट आपका बनाया गया है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। टेस्ट जो बाकी के टेस्ट हैं यानी कि 7 टेस्ट वाली जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीएस के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वन मोर थिंग, 2021 यूपीपीसीएस एंड आरओ के लिए जो हमारा कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन ले भी चुके हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें एडमिशन ले सकते हो। साइट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो विज़िट कीजिए। टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर चल रही है काफ़ी अच्छी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना डिमांड करते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए। सो वी कांट गिव यू पीडीएफ, यू कैन गो हमारी जो साइट है वहाँ पर आप जाइए और टेस्ट वहाँ पर लगाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ओके, योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर बी कोलोराडो, ऑप्शन नंबर सी मैकेंजी या फिर डी मिसौरी। एक चीज़ याद दिला दूँ, मैंने बताया था मिसिसिपी मिसौरी अलग अलग है, एक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये एक ही है। ओके, सो नाउ आंसर पर वापस आते हैं। इसमें से आंसर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट कैनियन किस नदी पर अवस्थित है। ओके, तो दैट इज़ ऑन कोलोराडो नदी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी पर ग्रेट कैनियन स्थित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया ये क्वेश्चन है। हमारी टेस्ट सीरीज़ में एक खास बात ये होती है कि उस क्वेश्चंस के आगे लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन आपके किस सब्जेक्ट से लिया गया है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप सब लोग पता लगा लेंगे, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चिली में फियोट तटों का विकास हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ चिली में दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल मौजूद है। ऑप्शंस ये दिए गए हैं कि इनमें से केवल एक असत्य है, केवल 2 असत्य है, या फिर दोनों असत्य हैं, या फिर ना तो एक ही असत्य है और ना ही दोनों असत्य हैं। 2 असत्य मीन्स टू से कि दोनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं, बिकॉज चिली में फियोर्ड तटों का विकास हुआ है, या इट्स करेक्ट। एंड चिली में दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर शुड बी डी, यस, बिकॉज ना तो एक असत्य है और ना ही 2 असत्य है, मीन्स टू से दोनों ही करेक्ट है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फियोर्ड तटों जो कि जगह जगह से कटा फटा होता है उसी को फियोर्ड तट का नाम दिया जाता है। उनका विकास चिली में हुआ है। चिली में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है, जहां वर्षा ना के बराबर होती है। यह दुनिया का शुष्कतम मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल में अरिका सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, वहाँ का भी अगर सबसे शुष्क मरुस्थल देखा जाए तो वो अरिका है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निम्न में से किसकी सर्वाधिक मात्रा निकलती है? ऑप्शंस हैं जलवाष्प की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी निकलती है ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प ही निकलती है। किसके टाइम पर? ज्वालामुखी विस्फोट के टाइम पर, मीन्स टू से ए इज़ करेक्ट। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की पाई जाती है। ओके, तो देखिए ये भी याद रखना एक्सप्लेनेशन के साथ में कौन सी गैसें और निकलती हैं वहाँ से। ओके, नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है इसको आपको। ओके, इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, मे बी आपको आंसर दिख जाए, कोई बात नहीं। देखते हैं हम क्या है और हमारे ऑप्शंस। दिख गया आंसर आप लोगों को? आई थिंक कोई नहीं, आंसर दिख ही जाने दीजिए, हम लगा लेते हैं इसको। सही आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना। ये कुछ स्थानीय पवनें दी गई थी और उनके सामने उनके क्षेत्र दिए गए थे। ठीक है, हाँ, इसी से एक याद आई कि स्थानीय पवनों वाली जो वीडियो है वो डल चुकी है जीएस के टॉपिक्स में, सो प्लीज़ जा करके आप लोग देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इसमें सिमूम जो पवने हैं वो अरब रेगिस्तान में, एंजोंडा अर्जेंटीना में, डॉक्टर विंड गिनी तट पर, और ब्लैक रोलर जो है वो उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, आंसर जो है वो ए करेक्ट है, बट आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है अपने हिसाब से मीन्स टू से क्वेश्चन को इधर उधर करके देख लेना। ठीक है, आंसर तो ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एशरिकिया कोली नामक जीवाणु पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंसर तो आपने इसका भी देख लिया होगा, मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के वृक्क में, या फिर मनुष्य की आंत में। तो ये जो अजीब नाम का जीवाणु है ये पाया जाता है मनुष्य की आंत में। ठीक है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एशरिकिया कोली है। ओके, बड़ा ही स्टाइलिश सा नाम है इस जीवाणु का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? ओके, ध्यान रहे प्रश्न पढ़ते समय कि वो सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज कंडरा के टूट जाने पर मोच आ जाती है। नंबर 2, हड्डियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 3, कोहनी की संधि को हिंज संधि कहा जाता है। नंबर 4, ये चारों ही असत्य हैं। बताइए इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए, कंडरा के टूट जाने पर मोच आ जाती है, नो इट्स रॉन्ग। स्नायु अस्थियों से जोड़ते हैं, स्नायु टूट जाने से मोच आ जाती है। कंडरा पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, तो किसके टूट जाने से मोच आती है? स्नायु के टूट जाने से मोच आती है। इस चीज़ को याद रखना, कंडरा का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसका काम एक अलग होता है, पेशी को अस्थि से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 7, पेस मेकर कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? और ऑप्शंस आर हृदय में, यकृत में, सिर में, या फिर किस में? या फिर आंत में? नहीं, आंत में नहीं पाई जाती हैं। जो पेस मेकर कोशिकाएं होती हैं वो आपकी हृदय में पाई जाती हैं। मीन्स टू से ऑप्शन नंबर ए इज डेफिनेटली करेक्ट। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंगें पैदा करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक वेव्स को पैदा करती हैं। वो तरंगें जो हृदय में होती हैं, तरंगें पैदा करती हैं जो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन्हें पेस मेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होती हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा एंड तांबा। क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त तत्वों में से कौन यकृत में संचित रहता है? जो ऊपर चारों तत्व दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो कि यकृत में संचित रहता है? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस दे रखे हैं, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 व 3, 2, 3 व 4, या फिर चारों ही रहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर। देखिए, जो यकृत है उसमें ये चारों ही संचित रहते हैं बराबर मात्रा में, विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा एंड तांबा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यकृत में विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा व तांबा संचित रहता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें ही पित्ताशय स्थित होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है? ये आपको बताना है। हमारे माइंड के कई सारे पार्ट्स होते हैं और उसका अलग अलग उनका वर्क होता है, अलग अलग प्रोसेस चलता है। सो इसमें उसी में से एक प्रोसेस ये पूछा गया है कि हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे माइंड के किस पार्ट में होती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है? यस, सो ऑप्शंस हैं सेरेब्रम में, हाइपोथैलेमस, या फिर सेरिबेलम, या फिर मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ओके, तो करेक्ट आंसर बताना है। देखो, जो हमारे माइंड का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसमें हम जो कार्य नहीं करना चाहते, मीन्स टू से जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, उनका नियंत्रण उसी पार्ट के द्वारा किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो अपने आप
अचानक होती हैं, इनका नियंत्रण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में या फिर माता के दूध में। बताइए किसके दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाए जाते हैं। होपफुली ये आंसर सबको पता होना चाहिए या पता होगा, क्योंकि माता के दूध में ही सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाए जाते हैं। ओके, लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है, इसकी सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा माता के दूध में पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रॉन्ग पेयर हमसे पूछा गया है, सो आंसर नहीं दिखने पाए। ओके, ये आपके 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन C स्कर्वी, विटामिन E सूखा रोग, नो, विटामिन A रतौंधी। बताइए, नो मैंने बोला था ना, इसका मतलब नो ही है ये, क्योंकि सूखा रोग विटामिन E से, नो इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज ये होता है विटामिन D की कमी से, राइट, एंड कैल्शियम की कमी से भी सूखा रोग हो जाता है। सो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा। ओके, बिकॉज हाँ, अगर हम यहाँ ये बोला है ना कि विटामिन E की कमी से सूखा रोग होता है, अगर सूखा नहीं होता है तो कौन सा रोग होता है? बंध्यापन रोग जो होता है वह किससे होता है? हमारा विटामिन E की कमी से, और सूखा रोग विटामिन D की कमी से होता है। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के संगठन में निम्न में से कौन सर्वाधिक पाया जाता है? योर ऑप्शंस आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज व विटामिन। ये टेबल जो याद करनी होती है ना, पता है छोटी छोटी टेबल होती हैं कि ये मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन कई बार जब हम इनको छोड़ते हुए ही चलते हैं ना कि नहीं ये याद नहीं हो रहा, तो वो हमें ऐसे ही याद हो जाता है। ठीक है, तो इनको छोटी मोटी चीज़ों को एक जगह नोट कर लिया करिए, जो जो याद नहीं हो रहा है उनको एक जगह नोट कीजिए, अपने आप ही याद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहता है कि हमने क्या क्या छोड़ा है, तो वो अपने आप ही माइंड में बैठ जाता है कि हाँ हम ये छोड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, सो ये भी एक टेक्निक है याद करने की जो मैंने आपको बताई है। हाँ, वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एंड खनिज व विटामिन। ओके, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है तो दैट इज़ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कभी कभी मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं बांट देती हूँ, आई थिंक। चलिए कोई नहीं, जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें किस किस मात्रा में पाई जाती हैं। एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जल यहाँ पर दिया ही नहीं तो हम जल को बता दें कैसे? ठीक है, प्रोटीन से स्टार्टिंग की गई है ना, तो देखिए जल जो है वह 57 to 65% पाया जाता है, एंड प्रोटीन 14 to 17%, वसा 12%, कार्बोहाइड्रेट 1% एंड खनिज एवं विटामिन 7%। ओके, सो प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, प्रोटीन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो सही सुमेलित करना है ना, हाँ, तो कूट तक तो हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यस, पोलियो, खसरा, मलेरिया एंड फाइलेरिया। ओके, तो देखिए हम बताते हैं आपको, इनको मिलाएंगे। पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र, खसरा दैट इज़ रिलेटेड टू श्वसन तंत्र, एंड मलेरिया जो है वो प्लीहा से संबंधित है, एंड उसके अलावा क्या बचता है? फाइलेरिया, लस्सी का पर्व। आंसर शुड बी ए अकॉर्डिंग टू मी। होपफुली ए करेक्ट होगा, देख लेते हैं। यस, ए इज़ करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताई दिए, एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शिट, दिख गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एथलीट फुट, कवक, कालाजार, प्रोटोजोआ, फाइलेरिया, गोलकृमि, यूरेमिया, विषाणु। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पेयर इज यूरेमिया एंड विषाणु, मीन्स टू से डी इज करेक्ट। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं, ये वृक्क को प्रभावित करता है। इस रोग में
रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और ये किसी विषाणु में नहीं फैलता है। सो यूरेमिया रोग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पत्थर के बने औजारों को क्या कहा जाता था? वेरी इजी क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर लोकोलिथ्स, चारकोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स या फिर लाइकोलिथ्स। बताइए, जो हमारे पत्थर से बने थे औजार बनाए जाते थे उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे माइक्रोलिथ्स। एम आई राइट? ऑप्शन नंबर सी, मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार बनाए जाते थे जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। इस काल को कब से कब तक माना जाता है ये बताया गया यहाँ पे। 10,000 BC से 4,000 BC तक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। चारों ही सही है क्या? ये पूछा गया है, बताइए। तो देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ये 4 फैक्ट्स या फिर 4 स्टेटमेंट्स जो दे रखी हैं चारों ही करेक्ट है। मीन्स टू से डी इज करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें कांसे का प्रयोग किया जाता था, इसलिए यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लोग इसमें दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। क्वेश्चन मोस्टली जो पूछा जाता है कि इसमें कांसे का प्रयोग किया जाता था या नहीं, यहाँ से पूछा जाता है कई बार फैक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 ओके की बात करते हैं हम। ऋग्वैदिक शब्दावली के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? यानी कि कुछ वर्ड दे रखे हैं और ये किन को बोला जाता था, वो यहाँ पर 2 टेबल दी गई हैं छोटी छोटी, देख लेते हैं। तक्षण बढ़ई को कहा जाता था, हिरण्य सोना को, बलि बैल को, करीद खाद को। विच इज इनकरेक्ट है? एम आई राइट? ये इनको ही बोला जाता, तो कुछ मेरे को कुछ गड़बड़ हो रही है, बट कोई नहीं, देख लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे जो गलत पेयर है वो कौन सा है इसमें? तो देखिए, सी जो है वो इसका रॉन्ग पेयर है। वाई? बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था, बैल से संबंधित नहीं है वो। ओके, सो दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट, बुद्ध अपने धर्मोपदेश के दौरान निम्न में से किस स्थान पर कभी नहीं गए थे? जब उन्होंने अपने धर्म से रिलेटेड उपदेश दिए थे जगह जगह जाकर के, तो ऐसा कौन सा इनमें से स्थान है जहाँ पर वो कभी गए ही नहीं थे, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको बुद्ध के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर यहाँ सिर्फ क्वेश्चन की बात हो रही है, तो वो हम जान लेते हैं कि वो चंपा में गए थे, कुरुक्षेत्र में गए थे, कपिलावस्तु में गए थे, बट उज्जैन में वो कभी भी नहीं गए थे। इट मीन्स सी इज करेक्ट। गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक धर्मोपदेश दिया था। इस दौरान उन्होंने चंपा, कुरुक्षेत्र, कपिलवस्तु तथा कौशाम्बी तक की यात्रा की थी। याद रहे, कौशाम्बी को भी ऐड कर लेना इनमें। बुद्ध कभी उज्जैन नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्य, जिनका नाम था महकच्चायन, को उज्जैन भेजा था। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपने किस शिष्य को उज्जैन भेजा था, या फिर उज्जैन से वो बिल्कुल भी संबंधित थे या नहीं। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, चाणक्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह संस्कृत भाषा में लिखित है, इसको महाभारत शैली में लिखा गया है, इसका विषय राजनीति व लोक प्रशासन है, या फिर ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट, सॉरी तीनों ही सही है, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसके बारे में ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन्स टू से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। याद रखना इस फैक्ट को। इसको संस्कृत भाषा में महाभारत शैली में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसका विषय राजनीति व लोक प्रशासन है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि ये राजनीति और लोक प्रशासन से इसका जो थीम है वो क्या है, ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सूरजमुखी, तंबाकू, गन्ना व आलू
ये फसलें दी गई हैं और प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो केवल 1 व 2, 2 व 3, 3 व 4 या फिर 1 व 4 करेक्ट आंसर बताना है। तो इनमें से जो खरीफ की फसलें हैं वो सूरजमुखी और तंबाकू हैं। मीन्स टू से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, सो इसका स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन, सूरजमुखी व तंबाकू खरीफ ऋतु की फसलें हैं, जबकि गन्ना, आलू रबी ऋतु की फसलें हैं। ओके, सो करेक्ट हो गया है ये जो क्वेश्चन है। आंसर इसका ए है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सारे ही प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सो बाकी के टेस्ट भी आते रहेंगे, टेस्ट लगाते रहिए। पीडीएफ की नीड नहीं है, वीडियो को अगर 2 बार आप देख लेंगे तो आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब जो थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, मतलब मेरा कहने का ये है। ओके, बाकी आप अपने सोर्स से पढ़िए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिखिए या फिर जो भी कर रहे हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।